नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। जैसा कि कल मैंने प्रद्युम्न ठाकुर की हत्या की प्रकरण में आपसे बताया था कि अज्ञात हत्याओं यानी ब्लाइंड मर्डर्स की सीरीज जो सीरियल में चल रही थी वो कल खत्म हो गई। आगे भी अगर इम्पॉर्टेंट, हालिया या जरूरी ऐसे अपराध होंगे जो ब्लाइंड मर्डर्स की श्रेणी में आते हैं तो मैं उसका जिक्र करूंगा। आज की घटना यानी आज का वाकया वो हालिया है, बिल्कुल अभी का है। तारीख थी 1 अक्टूबर 2022। बुलंदशहर का सलेमपुर थाना, वहां का एक गांव कैलावन में दो लड़के भूपेंद्र कुमार उर्फ गोलू, उम्र 20 साल, और उसका भतीजा जगदीश उर्फ जगदीश 18 वर्ष। उसका चचेरा भाई भूपेंद्र के पिता का नाम था नरेश। भूपेंद्र नरेश का बेटा था और जगदीश नरेश का भतीजा था। ये दोनों रात में काली शोभा यात्रा देखने गए थे, उसके बाद से लौट कर नहीं आए। रात भर जब वो नहीं आए तो नरेश सवेरे थाने पर पहुंच गए, अपने थाने पर सलेमपुर में। वहां उन्होंने अपने बेटे और भतीजे के गुमशुदगी को लिखवा दिया। उनकी उम्र, उनका हुलिया, क्या कपड़े पहन के गए थे, ये सब लिखवा दिया। इंस्पेक्टर ने उनसे बातचीत करने की इच्छा व्यक्त की कि भाई अंतिम बार कब देखा गया, कहाँ देखा गया। और पुलिस, दो जवान लड़के अगर शोभा यात्रा के लिए निकले और नहीं आए तो ये मानकर चलती है कि कहीं गए होंगे, लौट आएंगे। पुलिस यही समझाने का प्रयास कर रही थी, कहाँ कहाँ देखा, कहाँ कहाँ ढूंढा, गांव में ढूंढा कि नहीं ढूंढा, किसी लड़की से कोई चक्कर तो नहीं था, अगर कोई चक्कर था वो लड़की कहाँ रहती थी, वहां आपने जानकारी करने का प्रयास किया कि नहीं किया। बहरहाल पुलिस ये कोशिश करती है हमेशा कि आपने अभी इस पर मेहनत नहीं की है, आपको और मेहनत करनी चाहिए, तब हमारा काम शुरू होगा। इंस्पेक्टर सलेमपुर ये बात कर ही रहे थे नरेश से, तब तक नरेश के फोन की घंटी बज गई। नरेश ने देखा तो उस पर भूपेंद्र का नंबर जो फीड था पहले से उनके बेटे का, उसकी कॉल आ रही थी। उन्होंने इंस्पेक्टर साहब से कहा कि मैं क्षमा चाहता हूं, ये इसका फोन आ गया है भूपेंद्र का, इसका मतलब अब पता लग जाएगा वो कहां है। लेकिन जैसे ही फोन उठाया नरेश ने, उधर से एक गंभीर सी धमकी भरी आवाज आई कि अगर इन दोनों के जान की सलामती चाहते हो 5 करोड़ रुपए का इंतजाम कर लो, वरना इन दोनों की लाश मैं बता दूंगा कहां मिलेगी, जाकर ले आना। नरेश का चेहरा फक पड़ गया। इंस्पेक्टर ने पूछा क्या बात हुई। उसने पूरी बात बता दी। ये सुनते ही इंस्पेक्टर भी कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए, क्योंकि 5 करोड़ की फिरौती का मतलब कोई गंभीर प्रकरण है। दूसरा, ये धमकी की इसकी लाशें आपको मिल जाएंगी अगर पैसा नहीं दिया, ये और गंभीर हो जाएगा। और बात तब और गंभीर हो जाती है जब थाने के भीतर बैठे बैठे रैंसम मनी डिमांड की गई हो। फौरन उन्होंने अपने सर्किल अफसर को, एसपी रूरल को, अपने एसएसपी को, सबको ये घटना बता दी कि साहब ऐसे ऐसे एक व्यक्ति आया था, इसका बेटा और भतीजा कल काली शोभा यात्रा में गए थे, वहां से लौटे नहीं, अभी वो गुमशुदगी लिखा ही रहे थे। ये नहीं कहा कि मैं ये कोशिश कर रहा था कि गुमशुदगी न लिखाएं, जाकर ढूंढें। उन्होंने कहा साहब मैं लिख ही रहा था, तभी इस तरह का एक फोन आ गया, और फोन नंबर वही था जो इनके बेटे का है।
पूछने पर उन्होंने बताया कि ये न मेरे बेटे की आवाज़ है, न ही उससे संबंधित किसी व्यक्ति की या मुझसे संबंधित किसी व्यक्ति की आवाज़ है। ये आवाज़ अनजान लग रही है और बातचीत से लग रहा था बदमाश लोग हैं, हमारे बच्चे की जान खतरे में है। एसएसपी बुलंदशहर ने फौरन अपनी टीम को वहां थाने पर भेज दिया। रैंसम कॉल आने के बाद पुलिस थोड़ा सा पैर पीछे करती है कि ऐसा ना हो पुलिस के किसी एक्शन से अपहृत की जान चली जाए और फिर सारा आरोप पुलिस पर आ जाए। क्राइम ब्रांच की टीम ने फौरन भूपेंद्र के उस नंबर की सीडीआर निकालनी शुरू की। सीडीआर से उससे बहुत ढेर सारे लोगों के नंबर मिले, जिसमें उसके तमाम मिलने जुलने वाले, जिसमें तमाम और उसके दोस्त यारों के नंबर मिले उसे। 10 दिन की कॉल में 40 ऐसे नंबर मिले जो अलग अलग समय पर एक बार या दो बार जिससे बातचीत हुई है। लेकिन पुलिस को यह ताज्जुब हो रहा था कि कॉल से ज्यादा इंटरनेट एक्टिविटी इस फोन पर मौजूद है। बहरहाल जिन 40-50 लोगों के नंबर उस पे थे, एक एक करके सबको बुलाया गया, सबसे बातचीत की गई। बहुत से लोग गांव के थे, उनसे बातचीत की गई। उन सब लोगों ने यह बताया कि हां, ये दोनों काली शोभा यात्रा देखने आए थे। गांव के बहुत से लड़कों ने, चूंकि उसी गांव के पास से ये यात्रा निकलती है, गांव के बहुत से लोगों ने बताया। लेकिन कुछ लोगों ने यह भी बताया कि अंतिम बार जब उसको जाते समय देखा गया है तो गांव के ही लड़के दुर्गेश को भी साथ में देखा गया, और दुर्गेश का भाई भी तुषार, जो दिल्ली पुलिस में सिपाही है, वो भी वहां पर देखा गया। पुलिस ने मेहनत की, काफी लोगों को लगाकर दुर्गेश को गिरफ्तार कर लिया, पूछताछ के लिए थाने पर ले आए। पहली बार में तो कोई बताने से रहा, आप जानते हैं, और बताएगा भी नहीं। लेकिन पुलिस ने थोड़ी सी मशक्कत के बाद बात कबूलवानी शुरू की। पहले तो उन्होंने अपना पुलिस को दाएं बाएं टहलाया कि साहब ऐसा था वैसा था, हमने 2 आदमियों को देखा था, मोटरसाइकिल पर बिठा कर ले गए थे, इस तरह की बातें। फिर उसने कहा कि साहब आप देखिए, ये संभल जाने की बात कर रहे थे, हो सकता है संभल ये गए हों जो मुझसे बात हो रही थी, क्योंकि जिन लोगों ने, चश्मदीदों ने, जिनके 40 लोगों से जिनसे पुलिस ने बात की थी, उनमें से वो भी थे जिन्होंने उस शोभा यात्रा के दरमियान भूपेंद्र और भूपेंद्र के चचेरे भाई दोनों से बातचीत भी की थी, जगदीश से, जगदीश उर्फ भूरा से। पुलिस ने कहा ठीक है, हम वहां भी देख लेंगे, पहले वो बताओ वहां तक पहुंचे कैसे, किस सिलसिले में वहां जाने के लिए कह रहे थे। बहरहाल जब श्रेणीबद्ध पूछताछ अपने चरम पर पहुंची तो उसने कहा रोक दीजिए, मैं सब बताता हूं। सबसे पहले उसने बताया कि बॉडी संभल जिले के रजपुरा थाने पर 2 अलग अलग स्थानों पर फेंकी हुई है। पुलिस ने रजपुरा से तत्काल संपर्क किया। पुलिस को रजपुरा थाने ने बताया कि हां, ये सही कह रहा है, एक बॉडी हमें कल मिली है लेकिन उसमें सिर नहीं है, कपड़े भी नहीं हैं, इसलिए शिनाख्त उसकी नहीं हो पाई है। दूसरी जगह जो इसने बताई थी, रजपुरा थाने की फोर्स वहां गई तो वहां भी वो डेड बॉडी मिली, लेकिन उसका सिर नहीं था। पुलिस ने फिर पूछताछ की कि तुम्हारे कहने पर या तुम्हारी जो बात थी वो बिल्कुल सही थी, बॉडी मिली, सिर कहां है। जब ये तय हो गया कि हाँ इसी ने ये सब किया है या इसकी जानकारी में है, तो पुलिस ने और तेजी पकड़ ली। सर्वोच्च श्रेणी की पूछताछ शुरू हो गई।
फिर थोड़ा गैप लेकर, थोड़ा पॉज लेकर उसने बताया, बोरियों में भरकर अलग अलग जगह गंगा में दोनों सिर फेंक दिए गए। जहां जहां से फेंकना बताया गया था, पुलिस ने एक टीम लगाकर, गोताखोर जो स्थानीय होते हैं, नदी के किनारे हर गांव में नेचुरल गोताखोर होते हैं, जो जिनका जीवन यापन ही नदी की वजह से होता है, नदी की पानी की वजह से होता है, वहाँ मछलियों की वजह से होता है, तमाम और जो वही जीवन यापन का, नदी ही जीवन यापन का साधन होती है। कुछ नाव चलाने की वजह से, कुछ मछलियाँ मारने की वजह से, कुछ नदी के किनारे के जो खेत हैं उनमें अपना खेती बाड़ी करते हैं, सब्जी का काम करते हैं। लेकिन वास्तव में असली यही गोताखोर होते हैं, जो पुलिस की मदद या किसी ऐसे व्यक्ति की जब कोई चीज़ ढूंढनी हो नदी की तलहटी में, तो वो मदद करते हैं। पुलिस ने उनकी सेवाएं ली और बड़ी कोशिश की, लेकिन सर अभी तक बरामद नहीं किया जा सका। हालांकि अभी बहुत दिन की बात नहीं है, हो सकता है कुछ दिन बाद ये सर का हिस्सा भी बरामद हो जाए। पुलिस ने कारण जानने की कोशिश की कि आखिर ये हुआ क्यों, और क्यों तुम लोगों ने मारा, या क्या वजह है कि इन दोनों को मारा गया। क्योंकि रंजिश कोई नहीं है इस परिवार से। दुर्गेश ने यह बताया कि साहब, हमारे पिताजी पहले दिल्ली पुलिस में थे और करीब 7 साल पहले उनकी मौत हो गई। उनकी जगह मृतक आश्रित में मेरा बड़ा भाई तुषार दिल्ली पुलिस में तैनात हो गया, उसका रिक्रूटमेंट हो गया और इस समय वो दिल्ली में मालवीय नगर थाने में तैनात है। उसने कहा करीब 2.5 महीने पहले एक दिन उसने बताया कि मैं बीकॉम सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूं। दुर्गेश ने बताया कि मैं बीकॉम सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूं। पिता की मृत्यु हो गई है, भाई दिल्ली में नौकरी करने चला गया, मैं सवेरे क्लास करने के लिए कॉलेज चला जाता हूं। एक दिन दोपहर में कॉलेज में कुछ मारपीट हो गई थी, कॉलेज बंद हो गया, अफरा तफरी मच गई। मैं काफी जल्दी लौटकर अपने घर आ गया। दिन के करीब 2:30 बज रहे होंगे। मैं सीधे घर के भीतर घुसा, क्योंकि घर में कभी कुंडी या भीतर से सांकल बंद नहीं होती है, कोई इस तरह का भय डर नहीं है गांव में हमारे। मैंने भिड़े हुए दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन सामने जो कुछ मैंने देखा वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि मेरे गांव के ही भूपेंद्र, जिनकी हत्या हुई है, भूपेंद्र और मेरी मां लता शर्मा दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे। मैं किंग कर्तव्य मूड हो गया, मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। इस बीच दोनों खड़े हो गए, मेरी मां भी और भूपेंद्र भी। मैंने गुस्से में भूपेंद्र को 4-5 थप्पड़ रसीद कर दिए। वो किसी तरह से धक्का देकर दरवाजा खोलकर भाग गया। मैंने अपनी मां को भी बहुत खरी खोटी सुनाई। मां ने भी तमाम बहाने बनाने शुरू कर दिए कि वो दारू पीकर आ जाता है, मैं क्या करूं, फलाना है ढकाना, इस तरह की बातें। दुर्गेश ने, यानी उसके छोटे बेटे ने, मां से उसका मोबाइल छीन लिया। मोबाइल में कॉल रिकॉर्ड में तो नहीं मिला, लेकिन वीडियो कॉल, बहुत लंबी लंबी वीडियो कॉल दिन भर की उसमें उसको दिखाई पड़ गई। उसने फौरन एक पत्थर से उस मोबाइल के टुकड़े टुकड़े कर दिए, कूच दिया और ये कहा, खबरदार, अब आप बाहर भी नहीं जाएंगी और उससे तो मैं निपट लूंगा कि वो कैसे दोबारा मेरे घर में आएगा। लेकिन उसे आत्मग्लानि का बोध हो रहा था, इसलिए वो फौरन घर से बाहर चला गया। दोस्तों यारों में गया और कहा, मुझे कट्टे की दरकार है, जितना पैसा भी लगे मुझे कट्टा खरीदना है। दोस्तों ने बताया, ठीक है, कल परसों में 2-2.5 हज़ार इंतजाम करके ले आना, हम तुम्हें कट्टा दिला देंगे।
दुर्गेश ने एक कट्टा खरीद भी लिया, लेकिन वो उतना हिम्मती कह लें या उतना जमाने से बहुत जो जमाने की सोच से आगे निकल जाते हैं उस तरह का लड़का नहीं था। थोड़ा पढ़ने लिखने वाला था। हालांकि उसने तब से लगातार कोशिश की। जुलाई की बात थी जब उसने अपनी आंखों से अपनी मां और भूपेंद्र को आपत्तिजनक अवस्था में देखा था। भीतर भीतर कुढ़ रहा था। आते जाते वो कोशिश करता था कि अकेले में अगर भूपेंद्र मिल जाए तो उसे अपने रास्ते से हटा दें। 3-4 बार प्रयास के बाद कहीं न कहीं उससे चूक हो जाती थी या भूल हो जाती थी और भूपेंद्र निकल जाता था। तो उसी आत्मग्लानि में 1 अक्टूबर की दोपहर में उसने अपने भाई तुषार को फोन किया। तुषार को फोन करके रोने लगा और उसने ये कहा कि मां ने चूंकि मुझे कसम दिलाई थी कि तुम्हें ये बात कभी न बताई जाए, लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। उसने पूरी बात, जो उसने स्वयं देखा था, जो उसने थप्पड़ मारे थे, मां को जो उसने भला बुरा कहा था, मां ने अपनी बचाव में क्या क्या कहा, सारी बात तुषार को बता दी। तुषार गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, हालांकि छुट्टियां बंद हैं दिल्ली पुलिस में, लेकिन मैं अभी फौरन चल रहा हूं, जो होगा देखा जाएगा। दिल्ली से चलकर बहुत जल्दी ही अपने गांव पहुंच गया। पास में ही बुलंदशहर है। उसके आते ही दुर्गेश उससे लिपट कर रोने लगा कि मैं उसको देखता हूं और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब अपनी मां को क्या कहूं। खैर, तुषार ने कहा कि मां को अब कुछ मत कहना, मां को कुछ कहने से फायदा नहीं, हम सब इंतजाम करेंगे। अपने परिवार के ही एक दूसरे लड़के मुकुल को उसने बुलवा लिया कि तुम भी आ जाओ और हम लोग कुछ न कुछ ऐसा करेंगे ताकि हमारी इज्जत बच सके। मुकुल को भेज के उसने दिखाया कि क्या भूपेंद्र अपने घर पर है। मुकुल चूंकि बहुत कम गांव में आता जाता दिखाई पड़ता है, तो उसने अगल बगल से पता किया तो ये पता लगा कि अपने चचेरे भाई जगदीश उर्फ भूरा के साथ वो काली की शोभा यात्रा देखने गया है। तुषार सीधे काली की शोभा यात्रा में चला गया, साथ साथ दुर्गेश भी गया। ऊंचाई की जगह जहां लोग देखते रहते हैं शोभा यात्रा, जिसको ऊंचा मिलता है, झांक के देख सकता है वो, उसने देख के थोड़ी देर में लोकेट कर लिया कि भूपेंद्र और भूरा कहां पर हैं। भीड़ से बचते बचाते उनके सामने पहुंचा, हाथ मिलाया, हंसकर बात की। ऐसा उसने ऐसा पोज बनाया कह लें, या ऐसा व्यवहार किया जैसे उसे कुछ भी पता नहीं है। घर की इधर उधर की बात करता रहा, सजावट की बात करता रहा, भीड़ की बात करता रहा। यह भी बात उसने की कि पहले कितने लोग आते थे, अब कितने लोग आ रहे हैं। उनके साथ सेल्फी भी ली और काली शोभा यात्रा की थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग भी की। थोड़ी देर में शोभा यात्रा जब आगे निकल गई तो लोग अपने अपने घर को जाने लगे। इस बीच में तुषार का भाई दुर्गेश भी उनके साथ हो लिया, हालांकि वो पीछे चल रहा था। तुषार का घर पहले पड़ता और भूपेंद्र का घर आगे पड़ता। जब घर के नजदीक पहुंचा तो तुषार ने कहा कि भूपेंद्र भाई, मैं कस्टम वाली दुकान से बहुत बढ़िया अंग्रेजी शराब लाया हूं, विदेशी, आ जाओ, थोड़ा लगा लो, उसके बाद घर चले जाना। खटक भूपेंद्र को भी रहा था, उसने दुर्गेश को देख लिया था। उसने तमाम अर्जेंसी बताई कि अभी वहां जाना है, अभी वहां जाना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन तुषार के उस छद्म व्यवहार से, नकली व्यवहार से उसने कहा, अच्छा चलो।
भूरा और भूपेंद्र उनके घर पहुंच गए। बॉटल लाई गई, खोली गई, पीना पिलाना शुरू हुआ। दोनों भाई तुषार और दुर्गेश ये इंतजार करते रहे कब ज्यादा हो जाए, कब ये अपने कब्जे से बाहर हो जाएं। और थोड़ी देर में उन्हें एहसास हो गया कि अब ये अपने कब्जे से बाहर हैं। अपनी मां को बुलाया, सामने खड़ा किया और भूपेंद्र से कहा, अच्छे से देख लो, ये मेरी मां है, क्योंकि आज के बाद तुम इसे नहीं देख पाओगे। भूपेंद्र ने उठ के भागने की कोशिश की, समझ वो भी गया तुरंत, खटका पहले से ही था और समझ गया। लेकिन तभी लता, यानी दोनों बच्चों की मां, तुषार और दुर्गेश की, और वो लड़का मुकुल, इन लोगों ने गिरा गिरा के दोनों को मारना शुरू किया। थोड़ी देर में ही मार के बेदम कर दिया। फिर भूपेंद्र के प्राइवेट पार्ट्स को काट के फेंक दिया। अपनी मां के हाथ में चाकू दे के कहा कि अब इसकी गर्दन अलग करो, तब मैं मानूंगा कि जो तुम सफाई दे रही हो वो सही है। ये तुम्हारे साथ जो भी करता था जबरदस्ती करता था। मां ने भी पूरा नाटक किया, चाकू से गर्दन काटने की कोशिश की, लेकिन काट नहीं पाई। फिर तीनों ने मिलकर, मुकुल, तुषार और दुर्गेश ने दोनों की गर्दन धड़ से अलग कर दी। बड़ा पॉपुलर स्लोगन है इस समय, सर तन से जुदा। वो दूसरे परिप्रेक्ष्य में है, लेकिन यहां उन्होंने उसको अलग कर दिया। सिर को दो अलग अलग बोरियों में रखा, दोनों के शव को चद्दर में लपेटा, गाड़ी की डिग्गी में डाल दिया। इस बीच घर में जितना खून फर्श पे था, लता ने उसको धीरे धीरे करके अच्छी तरह साफ कर दिया। साबुन डाल के, सर्फ डाल के, कई कई बार पानी से अच्छी तरह बहा के, सुखा के, ताकि कभी इसमें ब्लड स्टेन्स न मिले। दोनों भाई उसको सर को अलग और धड़ को अलग लेकर गए और संभल गए। अब यहां उसने दिमाग लगाया। तुषार चूंकि पुलिस में था, तमाम तिकड़म और दांव पेंच जानता था, अपराधियों के भी और पुलिस के भी। इसीलिए पहला काम उसने ये किया था, 5 करोड़ की फिरौती भूपेंद्र के फोन से ही मांगी, ताकि पुलिस कम से कम 1-2 दिन उनका पीछा न करे, सीडीआर में और लोकेशन में उलझी रहे। दूसरा, गैर जनपद में लाश को फेंकना। दूसरे जनपद की पुलिस मुकदमा लिखेगी, अननेम्ड लिखेगी, इनकी पहचान बाद में होगी, और सिर अगर बरामद न हो तो ट्रायल में बहुत दिक्कत होती है। डिफेंस का लॉयर ये कहता नहीं साहब, ये बॉडी ही नहीं थी उसकी जिसकी ये बता रहे हैं। बहरहाल अब तो बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं जिनसे ये डीएनए मैचिंग बहुत आराम से हो जाती है। मैच करा लिया गया होगा या नहीं कराया जाएगा, तो ये डिफेंस को अब ये कहना कि नहीं साहब ये दूसरे की बॉडी है। इस चालाकी में तुषार ने डेड बॉडी को यहां संभल में फेंक के और आगे निकल गया। गंगा में 2 अलग अलग स्थानों पर दोनों बोरियां जिनमें कटे हुए सिर रखे थे वो फेंक दिए। अक्टूबर में भारी बारिश हुई थी और जिस तारीख की बात है 1, 2, 3 में बहुत ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ही घनघोर बारिश हुई थी। गंगा बढ़ी हुई थी, उफनाई हुई थी। बहुत पुलिस का मुकद्दर होगा तो शायद ये सिर मिल जाए, वरना इसकी संभावना बहुत कम है। पुलिस ने अगले दिन लता को और मुकुल को गिरफ्तार कर लिया, लता शर्मा और मुकुल को।
और दुर्गेश को की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। दुर्गेश वो कट्टा जो खरीद कर लाया था मारने के लिए, उसने अपने बचने के लिए फायर किया, पुलिस ने उसके ऊपर फायर किया और उसके शरीर में गोलियां लग गईं। बहरहाल वो भी गिरफ्तार हो गया, तुषार फरार हो गया। बुलंदशहर पुलिस ने उसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम रखा है। पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आज की घटना, भूपेंद्र यानी मृतक, जिसकी उम्र 21 साल थी, उसका चचेरा भाई भूरा उर्फ जगदीश, ये तो गुनाह बिलज्जत मारा ही गया, कोई मतलब ही नहीं था इससे। ये तो साथ में गया था या भूपेंद्र उसको साथ ले गया था, शायद इसलिए कि अकेला रहना ठीक नहीं है, जो उसने किया है वो उसको पता था, तो वो तो बेचारा बिना बात के बेमुरव्वत मारा गया। लेकिन भूपेंद्र, जिसकी उम्र 21 साल थी, उसके संबंध 40 साल की महिला से हो गए। जिस महिला से हुए, लता शर्मा से, उसका अपना बेटा भी भूपेंद्र से उम्र में बड़ा है। अब आप अंदाज लगाइए, मेरे कहने की कोई जरूरत नहीं है। शुरुआत ऐसे हुई थी कि गांव में लोग तमाम काम से, खेती से, किसानी से, मजदूरों की वजह से, फसल कटने पर, ले आने पर, उसको अनाज उसका इकट्ठा करके बेचने ले जाने के तमाम काम हैं। करीब 6 महीने पहले या 8 महीने पहले भूपेंद्र और लता की रास्ते में कहीं देखी देखा हुई, बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन कुछ ल्यूसिड कमेंट भूपेंद्र ने पास किए और वैसे ही ल्यूसिड रिप्लाई महिला की तरफ से आई। 1-2 मिनट का आमना सामना हुआ होगा, दोनों ने एक दूसरे पर इस तरह की फप्तियां कसी और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। महिला अपने काम से लौट कर आई तो उसने अपने जानने वालों से भूपेंद्र का नंबर लिया, मांगा, ये काम है, वो काम है, बाजार भेजना है, बाजार जाना है, फला जगह ये खराब हो गया है, घर में बिजली खराब हो गई, बल्ब मंगाना है, 100 काम होते हैं। देने वाले ने नंबर भी दे दिया। मौका देखकर उसने भूपेंद्र को फोन किया और भूपेंद्र से उसी ल्यूसिड कमेंट के संबंध में बातचीत होने लगी। बातचीत होते होते दोनों ने सीमाएं पार कर दी। धीरे धीरे उन लोगों में फोन से बात होती रही। कुछ एक दिन बाद ही भूपेंद्र ने कहा कि दूसरा मोबाइल खरीद लो जिसमें आमने सामने देख सकें। महिला को भी अंदाजा था कि इस तरह का फोन बच्चे इस्तेमाल करते हैं। उसने अपने बेटे तुषार से कहा कि मुझे वो फोन ले आके दो जिसमें देख के बात कर सकते हैं। उसका मतलब एंड्रॉयड फोन से था। बेटे ने फौरन एंड्रॉयड फोन भिजवा दिया। ऑपरेट करने की समस्या थी। गांव के बाहर फिर ये दोनों मिले। 2-3 सिंपल चीजें उसने बताई। अपने फोन से वीडियो कॉल करके कि भाई ये वाला बटन दबा दो तो मैं दिख जाऊंगा, ये दबा दोगे कट जाएगा, बाकी सब कॉल, बच्चों की कॉल रिसीव करने के लिए क्या क्या करना है, ये सब उसको बता दिया। और फिर दिन में वो महिला अकेली होती थी। बेटा दुर्गेश पढ़ने चला जाता था, बेटा तुषार दिल्ली में तैनात था। तो अकेले में वीडियो कॉल पर पूरा दिन लता और भूपेंद्र बात करते थे। आप समझ गए होंगे कि वीडियो कॉल पे वो दोनों क्या बात करते होंगे। कम से कम सत्यनारायण की कथा तो नहीं ही सुनते होंगे। और धीरे धीरे चोरी छिपे ये दोनों मिलने भी लगे।
और जैसा कि मैंने बताया कि करीबन 2.5 महीने पहले दुर्गेश स्कूल से जल्दी आ गया। उसने माँ को और भूपेंद्र को आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया, थप्पड़ मारे, वो भाग गया। माँ को इसने भला बुरा कहा और माँ का मोबाइल चेक किया। माँ के मोबाइल में जब उसने वीडियो कॉल, लंबी लंबी वीडियो कॉल की जो आती है कॉल लॉग, उसको देखा तो उसे कूच के फेंक दिया। और उसी दिन से वो भूपेंद्र को मारने के फिराक में था। कट्टा खरीदा, बाकी चीजें मैंने आपको बता दी थी। काली की शोभा यात्रा में फिर उसने जब 2-3 बार उससे चूक हो गई या उसको लगा कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तब उसने अपने भाई को बताया। भाई गुस्से में वहां से आया। काली की शोभा यात्रा में उसने देखा, किसी तरह जाल फरेब करके उसे अपने घर पे ले आया, शराब पिलाई, हत्या कर दी, सिर तन से जुदा किया, बोरी में बंद किया और उसे ले जाकर गंगा में फेंक दिया। आज की घटना में इन्हीं मोबाइल देवता ने फिर एक और अपराध करा दिया। वर्चुअल वर्ल्ड के इन रिश्तों, इन संबंधों के बारे में मैं बार बार अनुरोध कर चुका हूं, निवेदन कर चुका हूं, आपको इसकी बुराइयों से अवगत करा चुका हूं कि ये फेक है, ये सच में वर्चुअल है, ये रियल हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। साइबर क्राइम, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे इस तरह का हो, इसकी घटनाएं जिस तरह बेतहाशा बढ़ रही हैं, कृपा करके इस चक्कर में न पड़ें। कोई ये आज की नई बात नहीं है। रामचरितमानस के बालकांड में एक चौपाई है, वो इतनी सटीक बैठती है इस तरह के वर्चुअल वर्ल्ड के संबंध और मोबाइल फोन पर। मैं बता रहा हूं, आप उसको चेक करिएगा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि लख शुभेश जग बंचक जेऊ, लख शुभेश जग बंचक जेऊ, तेष प्रताप पूजे अहि तेऊ। इसका मतलब है कि जो वेशधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा या साधु वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत उनकी पूजा करता है। तमाम बाबा जो जेल में हैं, वो उनका वेश कह लें, उनकी चमक धमक, जो आभा मंडल, वो कृत्रिम आभा मंडल बिखेरते हैं, उनको देख लें। ये उस संदर्भ में कहा गया है कि ये वेशधारी ठग हैं और इनकी वेशभूषा, चाल ढाल, बोलचाल के प्रताप से जगत इनकी पूजा, मतलब दुनिया इनकी पूजा करने लगती है। अगली लाइन उन्होंने, तुलसीदास जी ने लिखी है कि उघरहि अंत न होहि निबाहु, उघरहि अंत न होहि निबाहु, काल नेम जिमि राम न राहु। बड़ी फेमस चौपाई है, आप इसको नेट पर डालेंगे, ये तुरंत मिल जाएगी। उघरहि अंत न होहि निबाहु, काल नेम जिमि रामन राहु। उसका अर्थ ये है कि पूरा जगत इनको, इस वेशधारी ठगों को पूजता है। उनके वस्त्र से, उनकी फर्जी बातों से, उनके चाल ढाल से, उसके प्रभाव में आकर पूजता है। लेकिन अंत तक ये कपट नहीं निभता। जैसे कालनेम रावण और राहु का अंत हुआ था। ये तीनों ही कपटी थे, ये तीनों ही वेशधारी ठग थे।
और मोबाइल के परिप्रेक्ष्य में ये मोबाइल फोन काल नेमी है। सुंदर लगेगा, आकर्षक लगेगा, जिसको देखेंगे वो और आकर्षक लगेगा। और रावण इसमें ठग, ठग यानी मेल, आप उसको लड़का कह लीजिए, और राहु इसमें ठगिनी यानी लड़की कह लीजिए। तो ये मोबाइल नहीं है, काल नेमी है। और जो दो लोग इस वर्चुअल वर्ल्ड में पींगे मार रहे हैं, ये ठग और ठगनी है, ये रावण और राहु हैं। तो काल नेमि जिमि रावण राहु, जैसे इन तीनों का, तो उस मोबाइल का भी अंत और राहु और रावण का भी अंत। यही होना है अगर आप काल नेम के माध्यम से ठगी का ये धंधा करेंगे, यानी मोबाइल के माध्यम से। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।